पढ़ाई वढ़ाई अच्छी चल रही है आप लोगों की? ऑडियो वीडियो स्क्रीन ऑल क्लियर? ओके। एलन में किस एरिया में हो तुम? कहाँ हो? एलन का एरिया बहुत वाइड है, ऑल इंडिया। तुम जवाहर नगर हो, ओके। लैंडमार्क, अच्छा कुछ बच्चे यहाँ पर हैं, ओके ओके। अनजान, हाँ अब तो वर्ल्ड वाइड हो गया, अब तो एलन पूरी दुनिया में है ना? मैं कोटा में ही हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों, स्टार्ट नहीं खत्म करते हैं। हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ रहे थे, उसमें छोटा सा पॉइंट मुझे बताना है ना, लास्ट में लिख देना, तो बीच में मैंने नहीं बताया था। इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन conductance specific conductance and lambda m और lambda equivalent, इन सब पे डाइल्यूशन का क्या इफेक्ट आता है ये हमें जरा समझना है बहुत सिंपल सा टॉपिक, अभी खत्म हो जाएगा। तो देखो जरा, हाँ जी शुरू करें। तो डाइल्यूशन का क्या इफेक्ट होता है सुनो। अब जब पहली बात सुनो ध्यान से, जब डाइल्यूशन बढ़ाते हैं देन स्पेस अवेलेबल फॉर, फटाफट समझ लो 2 मिनट का काम है, available for movement of free ions also increases। जब फ्री आयंस के मूवमेंट के लिए स्पेस बढ़ता है देन कंडक्टेंस भी क्या होगी बेटा, इंक्रीज होगी। कंडक्टेंस भी क्या होगी, इंक्रीज। तो पहली बात तो हमारे पास हो गई है कि कंडक्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा कि हम डाइल्यूट करेंगे सॉल्यूशन को, है ना, हम सॉल्यूशन को डाइल्यूट करेंगे। बेटे किसी ने अपने आप, किसी की आवाज आ रही है, अनम्यूट कर लो। ठीक है बेटा, हाँ जी। डाइल्यूट जैसे जैसे सॉल्यूशन को करेंगे वैसे वैसे आयन को मूवमेंट के लिए स्पेस बढ़ता जाएगा, आयन को मूवमेंट के लिए स्पेस बढ़ता जाएगा तो कंडक्टेंस भी बढ़ता जाएगा। एक बात। दूसरी बात होती है स्पेसिफिक कंडक्टेंस। तो स्पेसिफिक, ध्यान से सुनना, कंडक्टेंस डिपेंड्स ऑन, किस पे डिपेंड करती है बेटा स्पेसिफिक कंडक्टेंस? दैट डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट ml ऑफ सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन के पर ml में कितना है, जितने ज्यादा आयन होंगे पर ml सॉल्यूशन उतनी ही ज्यादा स्पेसिफिक कंडक्टेंस होगी। क्लियर? सो ऑन डाइल्यूटिंग द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को आप जितना जितना डाइल्यूट करते जाएंगे तो क्या होगा, नंबर ऑफ आयंस पर ml, नंबर ऑफ आयंस पर ml ऑफ सॉल्यूशन, पर ml ऑफ सॉल्यूशन क्या होते जाएंगे बच्चों, बताओ? नंबर ऑफ आयन पर ml ऑफ सॉल्यूशन क्या होते जाएंगे, डिक्रीज होते जाएंगे। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। जैसे हमने कहा कि ये हमारे पास एक सॉल्यूशन है बेटा, है ना, एक सॉल्यूशन है, ये मेरे पास यूनिट वॉल्यूम, इसमें 4 आयन है, माना कितने आयन है, 4। अगर मैंने इसको डाइल्यूट कर दिया, मैंने इसमें और पानी मिला दिया, तो अब बताइए, अब ये 4 आयन रहेंगे अंदर
ये नंबर ऑफ आयंस अब इतने एरिया में, अब इतने एरिया में नंबर ऑफ आयंस पहले जितने रहेंगे या इतने एरिया में नंबर ऑफ आयंस पहले के कंपेयर में कम हो जाएंगे, क्योंकि वो आयंस फैल गए ना। अब आपने पानी डाला तो वो आयंस फैल गए तो पर यूनिट वॉल्यूम वो नंबर ऑफ आयंस कम हो गए, समझ गए। तो पर यूनिट वॉल्यूम नंबर ऑफ आयंस क्या हो गए बेटे, डिक्रीज हो गए, राइट। पर यूनिट वॉल्यूम नंबर ऑफ आयंस अगर कम हो गए, दिस इंप्लाइज स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी क्या हो गए बेटा, कम हो गए। तो हमेशा ध्यान रखना, डाइल्यूशन आप करते हैं सॉल्यूशन का तो कंडक्टेंस तो इंक्रीज होता है लेकिन स्पेसिफिक कंडक्टेंस डिक्रीज होता है। अगली बात, जैसे जैसे आप सॉल्यूशन को डाइल्यूट करते हैं डाइल्यूशन बढ़ता है, समझ गए। डाइल्यूट करते हैं जैसे जैसे वैसे वैसे मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी दोनों कम हो जाती है। क्यों कम हो जाती है बेटा, क्योंकि मोलैरिटी प्रोपोर्शनल टू 1/v एंड नॉर्मेलिटी अगेन प्रोपोर्शनल टू 1/v। बोलो यही होता है या नहीं होता है? क्लियर है ये बात, क्लियर है ये बात बेटा। क्योंकि मोलैरिटी भी वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और नॉर्मेलिटी भी वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। देन वी हैव टू से कि ऑन डाइल्यूशन या ऑन इंक्रीजिंग वॉल्यूम मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी बोथ डिक्रीजेस एंड वी नो दैट lambda m equals to 1000 K by molarity and lambda equivalent equals to 1000 K by normality होता है। This implies dilution अगर increase करेंगे, dilution increase होता है, then molarity normality decrease होंगे, molarity normality decrease होंगी। This implies लैम्डा एम भी इंक्रीज होगा और लैम्डा इक्विवेलेंट भी इंक्रीज। तो फाइनल कंक्लूजन हमारे पास क्या आया है कि अगर सॉल्यूशन को आप डाइल्यूट करते जाएंगे तो कंडक्टेंस इंक्रीज होगा, स्पेसिफिक कंडक्टेंस डिक्रीज होगा, मोलर कंडक्टिविटी या इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ये इंक्रीज होगी। मेरे हिसाब से सारी बातें आपको समझ में आ गई, ये हमारे पास फाइनल रिजल्ट आया है। क्लियर? बताइए बच्चों, ये तीनों बातें क्लियर हैं आपको? आप सॉल्यूशन को डाइल्यूट करेंगे तो आयंस को मूवमेंट के लिए स्पेस ज्यादा मिलेगा, स्पेस ज्यादा मिलेगा तो हमें क्या कहना है उस कंडीशन में बेटा, जब आयंस को मूवमेंट के लिए स्पेस ज्यादा मिलेगा तो उस कंडीशन में हमें क्या कहना चाहिए, बताइए क्या कहना चाहिए? कंडक्टेंस क्या होगी, इंक्रीज होगी। समझ गए, कंडक्टेंस इंक्रीज होगी। लेकिन पर ml नंबर ऑफ आयन क्या हो गए, वो कम हो गए। जब पर ml नंबर ऑफ आयन कम हो गए देन वी हैव टू से दैट स्पेसिफिक कंडक्टेंस डिक्रीज हो जाएगी। मोलर कंडक्टिविटी या नॉर्मल या इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी जो होती है वो मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, राइट। आप वॉल्यूम बढ़ाएंगे, डाइल्यूट करेंगे तो क्या होगा बच्चों, मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी बहुत डिक्रीजेस। अगर वो डिक्रीज होंगी तो लैम्डा एम और लैम्डा इक्विवेलेंट दोनों ही क्या होंगे बेटे, इंक्रीज होंगे। तो ये इफेक्ट आपको आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे हम लोग आते हैं, जिसको मैं कोई पेज नंबर नहीं दे रहा हूँ। नेक्स्ट पेज पे हम लोग आते हैं और अब हम अपना अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर कौन सा है बेटा, सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट स्टार्ट करने से पहले मैं 5 मिनट 2 मिनट आपसे बात करूंगा, ठीक है। सुनिए ध्यान से बेटा। सबसे पहले हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर यहाँ पढ़ा है ना। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में 5 मिनट थोड़ा सा आपको रिवाइज करवाऊंगा, क्या क्या हमने इसमें पढ़ा है। एक मैं ट्रैक आपको बता देता हूँ ताकि आपको समझने में बातों को आसानी। हम इस चैप्टर में इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी का एक दूसरे में कन्वर्जन स्टडी कर रहे हैं। कुछ ऐसी डिवाइस होती हैं जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है, दोज आर नोन एज गैल्वेनिक सेल। और कुछ ऐसी डिवाइस होती है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है, दोज आर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। समझ गए? कंबाइनली बोथ आर नोन एज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। कंबाइनली हम इसको क्या कहते हैं बेटा, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहते हैं, ठीक है। अब हमने सबसे पहले कन्वर्जन जो देखा था वो देखा था हमने केमिकल एनर्जी का इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी कि गैल्वेनिक सेल हमने पढ़ी। तो गैल्वेनिक सेल में हमने क्या बातें पढ़ी थी, हमने सबसे पहले उनको स्टैंडर्ड कंडीशन में पढ़ा था और E0 फाइंड किया, है ना। E0 हमने फाइंड किया था। E0 हमने कैसे निकाला था बेटा, जिसका ऑक्सीडेशन होता है उसका SO2 प्लस जिसका रिडक्शन होता है उसका SR2। लेकिन अगर हम टेम्परेचर, प्रेशर या वर्क कंसंट्रेशन में से कोई एक चेंज करते हैं, 2 चेंज करते हैं, 3 चेंज करते हैं, तो अब हमारे पास स्टैंडर्ड कंडीशन नहीं रहती है। उस कंडीशन में हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालते तो हैं, बट वो अदर देन स्टैंडर्ड कंडीशन का होता है, जिसको नर्स इक्वेशन से फाइंड किया जाता है। नर्स इक्वेशन क्या थी बेटा, E = E0 - 0.0591/n log
बेस 10 क्यू। क्यू क्या था यहाँ पे? कोशेंट फैक्टर, जो कि होता है प्रोडक्ट कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। ये सारी बातें हमने पढ़ी, ठीक है। उसके बाद हमने मैक्सिमम वर्क डन भी निकाला था कि सेल मैक्सिमम कितना काम करता है, डेल्टा जी भी निकाला था कि गिब्स फ्री एनर्जी चेंज कितना है, ठीक है। तो W इक्वल टू माइनस डेल्टा जी हुआ करता था, दैट इज इक्वल टू NFE हुआ करता था, ठीक है। ये बातें आपको याद होंगी। तो ये सब बातें हमने पढ़ी थी ड्यूरिंग द कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। उसके बाद हम आ गए थे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पर, ठीक है। हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ी थी, हमने उसकी एप्लीकेशंस पढ़ी थी। जिस रिएक्शन के लिए ई नोड की वैल्यू पॉजिटिव आती है वो रिएक्शन पॉसिबल होती है, जिसके लिए नेगेटिव आती है वो वैल्यू पॉसिबल या वो रिएक्शन पॉसिबल नहीं होती है। किसी कंटेनर में केमिकल को हम स्टोर कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ये सब बातें हमने पढ़ी थी। कि जिस केमिकल को हमने कंटेनर में रखा है तो कंटेनर के मेटल और अगर केमिकल के बीच में केमिकल रिएक्शन हो रही है तो ऐसी कंडीशन में हम स्टोर नहीं कर पाएंगे। कोई केमिकल रिएक्शन नहीं है तो हम स्टोर आराम से कर लेंगे, ठीक है। ये सब बातें हम लोगों ने पढ़ी थी, एप्लीकेशंस हम लोग पढ़ पाए थे। हाइड्रोजन से ऊपर जितने भी एलिमेंट हैं वो सब हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सकते हैं। कहां से डिस्प्लेस कर सकते हैं? प्रोटोनिक एसिड से, लेकिन उसके नीचे वाले एलिमेंट डिस्प्लेस नहीं कर सकते। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आपको याद करवाई, जो एलिमेंट ऊपर होता है वो अपने से नीचे वाले एलिमेंट को उसके सोर्स से डिस्प्लेस कर देता है। ये सारी बातें हम लोगों ने स्टडी की। उसके बाद हम आए थे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पे। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हम लोगों ने फेराडेज लॉ पढ़े थे, ठीक है। दो रूल थे फेराडे के, W इक्वल टू ZQ या ZIT पहला रूल था। दूसरा रूल ये था कि सेम करंट अगर पास किया जाए डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस में तो वहां पर क्या होता है बेटा, सभी मेटल्स के सेम इक्विवेलेंट डिपॉजिट होते हैं। ये सारी बातें हम लोगों ने स्टडी की थी, रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हम लोगों ने किए थे। मोलर कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस, ये सब बातें हम लोग पढ़ते हुए, ठीक है, रेजिस्टिविटी वगैरह। अब इसके बाद हम लोगों ने प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस स्टडी किए थे, जो आपको अच्छे से समझ में आ गए थे शायद, किस कंडीशन में क्या प्रोडक्ट बनने वाला है, ठीक है। ये सब होने के बाद हमने कमर्शियल सेल पढ़े थे, जिसकी मैकेनिज्म आपको समझ में आ गई होगी मेरे हिसाब से बहुत अच्छे से। इसमें लेड स्टोरेज सेल और फ्यूल सेल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। लेड स्टोरेज सेल में एक तरफ इलेक्ट्रोड होता है पीवी का, दूसरी तरफ इलेक्ट्रोड होता है PbO2 का। क्रश सिंगल, आपको कभी ऑडियो नहीं आ रहा है, कभी वीडियो नहीं आ रहा है बेटा, एक बार डिस्कनेक्ट होकर वापस कनेक्ट हो गया ना, तो आपकी तरफ से प्रॉब्लम आ रही है। हाँ जी, तो हम लोग क्या कह रहे थे बेटे, हम लोग बात कर रहे थे, हम थोड़ा सा एक रिवीजन लेके चल रहे थे। हम लोग बात कर रहे थे फाइनली, क्या बात कर रहे थे बताओ, कौन से पॉइंट पे हम डिस्कस कर रहे थे फाइनली? हाँ, हम कह रहे थे कि लेड स्टोरेज सेल और फ्यूल सेल काफी इंपॉर्टेंट है। लेड स्टोरेज सेल में क्या बात आपको ध्यान रखनी है कि PB इलेक्ट्रोड हो या PbO2 इलेक्ट्रोड हो, दोनों ही सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करके PbSO4 में कन्वर्ट होते हैं। जब आप इतना कन्वर्ट करके लिख देंगे तो उसके बाद आप रिएक्शन को बैलेंस बहुत आराम से कर सकते हैं, पूरी मैकेनिज्म आप तैयार कर सकते हैं। आपको पता लग रहा है कहाँ इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं, आपको पता लग रहा है कहाँ इलेक्ट्रॉन कंज्यूम हो रहे हैं। जहाँ से इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं उसको हमने क्या कहा था बेटा, जहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है उसको हम क्या कर रहे थे, एनोड, और जहाँ पर कंज्यूम हो रहे थे, रिडक्शन हो रहा था, उसको हमने कैथोड कहा था, ठीक है। सेल डिस्चार्ज हो गया था, याद करो, जब डेंसिटी 1.3 ग्राम पर ml से 1.2 ग्राम पर ml है, तो हमें सेल को रिचार्ज करने की जरूरत पड़ी। उसके लिए हमने उसको आउटर इलेक्ट्रिसिटी सोर्स से कनेक्ट किया था, रिएक्शन रिवर्स डायरेक्शन में हो रही थी, वापस से H2SO4 मिल रहा था, PB एंड PbO2 फ्री हो रहे थे, यही बात थी बेटे। तो ये सब होने से हमें जो मटेरियल स्टार्टिंग में था, शुरुआत में था, वो हमें वापस मिल गया था और सेल काम करने के लिए वापस गया, यही बात थी बेटा। इसके बाद फ्यूल सेल हमने पढ़ा था। फ्यूल सेल में मैंने आपको एक लाइन याद करवाई थी, क्या कि लेफ्ट साइड से हाइड्रोजन, राइट साइड से ऑक्सीजन। जब हाइड्रोजन जाता है OH- से कांटेक्ट में आता है, देन रिजल्ट्स H2O। O2 उस H2O से रिएक्ट करती है एंड अगेन प्रोवाइड OH-। ये बातें हमने पढ़ी थी। बैलेंस करना आप लोगों को बहुत अच्छे से बता दिया गया है, बार बार एक रिएक्शन मैंने आपको बैलेंस करके बताई है, बाकी थोड़ा बहुत आपको पढ़ना भी है बेटा। रेडॉक्स रिएक्शन मैंने लिख दिया था इस, ठीक है। उसके बाद हमने रस्टिंग पढ़ा। रस्टिंग का मैकेनिज्म कैसा लगा आप लोगों को? कल आपको रस्टिंग का मैकेनिज्म समझाया था वाटर ड्रॉप के अंदर, कैसा था? अच्छे से समझ में आया था ना बेटा? तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत अच्छा पॉइंट है। बुक्स वगैरह में से वो इजीली क्लियर नहीं होती है, लेकिन मैंने आपको बहुत इजी वे में उन चीजों को पढ़ाया, ठीक है। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री करके उसमें थियोरेटिकल क्वेश्चन बनते हैं बेटा। सेल हो, कमर्शियल सेल हो, या हमारे पास कहीं की रस्टिंग ऑफ आयरन हो, है ना, तो इनमें से सब थियोरेटिकल क्वेश्चन बनते हैं। थ्योरी कहाँ से लाएंगे? थ्योरी जो कुछ आपने पढ़ा है वही थ्योरी, ठीक है बेटे। तो ये सारा हम लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ा। अब हम स्टार्ट करेंगे सॉलिड स्टेट। अब मैं आपको एक बात बता दूं,
सॉलिड स्टेट का चैप्टर जो है ना वो सारा इमेजिनेशन पे बेस्ड है और वो इमेजिनेशन मैं आपकी डेवलप करूंगा। मैं यहाँ किसी डायग्राम की पिक्चर तुम्हारे सामने रख के सीधे आंसर नहीं बताऊंगा, मैं अपने हाथ से बनाऊंगा डायग्राम सारे, आप भी अपने हाथ से बनाना। 3D डायग्राम है, बहुत मजा है, समझ गए? 3D डायग्राम है, एक बार मेरे साथ प्रैक्टिस करना। जिंदगी में अगर कभी सॉलिड स्टेट भूल जाओ तो मेरे को कहना, ठीक है? तो मैं आपको सॉलिड स्टेट खुद अपने हाथ से तुम्हें सारे डायग्राम बनवाऊंगा, ये ध्यान रखना। नहीं तो मैं अगर बने बनाए डायग्राम सामने स्क्रीन पे रखूं तो बेटा वो मजा नहीं आएगा जो एक बार आप हाथ से अपने बना लोगे ना, तो परमानेंटली इतना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तुम्हारा चैप्टर कि आप कभी भूलोगे ही नहीं उसे, ठीक है? तो सॉलिड स्टेट चैप्टर हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज मैं बहुत बेसिक चीजें दूंगा, बहुत आराम से पढ़ाऊंगा, ठीक है? अब कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से पढ़ना है, बातें भी करनी है। 2 दिन हो गए बातें भी हुई, आप सब दिनों से गाया भी थे, है ना? चलो जी चैप्टर स्टार्ट करते हैं सॉलिड स्टेट। अब मुझे ये बताने की तो जरूरत नहीं है राशि का सॉलिड्स क्या होते हैं तो पता ही होगा, है ना बेटा? सॉलिड्स क्या होते हैं ये तो मालूम ही होगा, ठीक? तो जो सॉलिड हैं उनके बारे में आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि पैकिंग जो है कंपोनेंट्स की वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, यानी कि कंपोनेंट्स के बीच में स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होता है तो सॉलिड्स जनरेट होते हैं, ठीक है? अब सॉलिड की हम बात करते हैं, हम सॉलिड्स को पहले क्लासिफाई करेंगे, जरा ध्यान से सुनना बेटा मेरी बात, है ना? हम सबसे पहले सॉलिड्स को क्लासिफाई करेंगे। सॉलिड्स को कैसे क्लासिफाई करेंगे बेटा, सुनो ध्यान से। सॉलिड्स को हम क्लासिफाई करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ कंपोनेंट्स, ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ कंपोनेंट्स, ठीक है? क्लियर है? अरेंजमेंट के बेस पर हम क्लासिफाई करते हैं इनको 2 पार्ट, ठीक है? इफ कंपोनेंट्स आर नॉट अरेंज्ड इन अ सिस्टमैटिक मैनर, not arranged in a systematic manner, then called, क्या कहते हैं उस कंडीशन में उनको? amorphous solids, amorphous solids। अगर कंपोनेंट सिस्टमैटिकली अरेंज नहीं है हम उनको amorphous solids कहते हैं, समझ गए? क्लियर है ये बात? क्या कहते हैं बेटा? अगर सिस्टमैटिक अरेंजमेंट नहीं है कंपोनेंट का तो हम ऐसे क्रिस्टल या ऐसे सॉलिड्स को अमोर्फस सॉलिड कहते हैं, ठीक है? जैसे इसका एग्जांपल हमारे पास है लाइक ग्लास, ठीक है? इसका एक बहुत कॉमन और बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल। ग्लास सॉलिड तो है लेकिन उसमें कंपोनेंट का अरेंजमेंट सिस्टमैटिक नहीं होता, वो एक अमोर्फस सॉलिड, ठीक है? दूसरी बात, इफ कंपोनेंट्स ऑफ सॉलिड are arranged in a symmetric manner, then solids are defined as क्रिस्टलाइन सॉलिड। उस कंडीशन में हम सॉलिड्स को क्या कहेंगे? क्रिस्टलाइन सॉलिड कहेंगे। ये बात आप ध्यान रखना कि जब कंपोनेंट सिस्टमैटिकली अरेंज है तो उस कंडीशन में सॉलिड्स को क्रिस्टलाइन सॉलिड कहा जाता है, समझ गए? और जब कंपोनेंट सिस्टमैटिकली अरेंज नहीं है, सिस्टमैटिक अरेंज मतलब अभी बताऊंगा मैं आपको सिस्टमैटिक अरेंजमेंट क्या होता है। राजशेखर, फर्स्ट क्वेश्चन इन सॉलिड स्टेट, फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम राजशेखर। तो सॉलिड स्टेट में पहला क्वेश्चन किसने पूछा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताओ किसने पूछा? सॉलिड स्टेट में कंपोनेंट के अरेंजमेंट का मतलब पूछा गया है बाय राजशेखर। हाँ, राज भाई साहब ठीक है। तो
मतलब क्या कहें अब हम, ट्रॉफी गोज टू मिस्टर राजशेखर, राइट। तो हमें यहाँ पे ये कहना है कि कंपोनेंट का अरेंजमेंट का मतलब यार राजशेखर यार क्या पूछते हैं यार, कंपोनेंट के अरेंजमेंट का मतलब समझो मैं अभी समझाता हूँ थोड़ी देर रुको, है ना। तो कंपोनेंट का अरेंजमेंट अगर सिस्टमैटिक हो तो ऐसे सॉलिड समझा देते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड है, क्लियर। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं उनमें कंपोनेंट्स का अरेंजमेंट सिस्टमैटिक होता है। अब बात आती है कि इन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को फर्दर फिर क्लासिफाई किया जाता है। अमोर्फस सॉलिड भी हम पढ़ेंगे, लास्ट में पढ़ेंगे, लेकिन इस चैप्टर में हमें मेन जो पढ़ने में बेटा वो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को अब हम अरेंज करेंगे, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को अरेंज करेंगे, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ, ये क्लासिफाई करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ कंपोनेंट्स। के बेस पर हम इसको क्लासिफाई करेंगे। तो ये कौन कौन से होते हैं बेटा, मोलिकुलर हो सकते हैं, मोलिकुलर क्रिस्टल, ये हमारे पास एटॉमिक क्रिस्टल हो सकते हैं, ठीक है, ये हमारे पास आयोनिक क्रिस्टल या मेटालिक क्रिस्टल हो सकते हैं, मेटालिक क्रिस्टल्स, ठीक है, और हमारे पास क्रिस्टल आयनिक क्रिस्टल्स हो सकते हैं, ठीक है। तो जो क्रिस्टल्स हैं वो अलग अलग तरह के हो सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ कंपोनेंट हम क्रिस्टल को क्लासिफाई करते हैं। इसके बेस पे करते हैं बेटा, ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ कंपोनेंट क्रिस्टल्स आर क्लासिफाइड एज फॉलोज। मोलिकुलर क्रिस्टल हो सकते हैं, मोलिकुलर क्रिस्टल हम इसको कहेंगे, सुन लो पहले, मोलिकुलर क्रिस्टल हो सकते हैं, चलो मैं लिखता भी चलता हूँ ना। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी बेटे, मोलिकुलर क्रिस्टल। मोलिकुलर क्रिस्टल्स क्या होते हैं, जिसमें कंपोनेंट क्या हो, मोलिक्यूल्स। कंपोनेंट क्या हो बेटा, मोलिक्यूल्स। सिस्टमेटिक और सिमेट्रिक करीब करीब आप एक ही बात मान के चलिए, सिस्टमेटिक एंड सिमेट्रिक आप एक ही बात मान। सिस्टमेटिक वे वही होता है जहां एक सिमेट्री हो, ठीक है बेटा, ये ध्यान रखना, है ना। तो कंपोनेंट जो है वो क्या होते हैं, मोलिक्यूल्स होते हैं, राइट। फॉर एग्जांपल सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको हम क्या कहते हैं बेटा, ड्राई आइस कहते हैं, ठीक है। सॉलिड आयोडीन, ठीक है, SiO2 हुआ, ये क्या है, ये भी सॉलिड है, ठीक है। अब देखो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड में क्या होगा बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल, कार्बन डाइऑक्साइड का दूसरा मॉलिक्यूल, कार्बन डाइऑक्साइड का तीसरा मॉलिक्यूल एक दूसरे के काफी क्लोज, समझ गए। कार्बन डाइऑक्साइड का फोर्थ मॉलिक्यूल एक दूसरे के काफी क्लोज, बात समझ पा रहे हो। तो जो कंपोनेंट है, रिपीटेशन है, वो किसका हो रहा है बेटा, मोलिक्यूल्स का रिपीटेशन, मोलिक्यूल्स का रिपीटेशन, बात समझ पा रहे हो, किसका रिपीटेशन है बेटा, मोलिक्यूल्स का रिपीटेशन है। तो इनको हम मोलिकुलर क्रिस्टल कहेंगे। अब मोलिक्यूल्स के बीच में देखो, मोलिक्यूल क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन ने ऑक्सीजन से बॉन्ड बना लिए, कार्बन सेटिस्फाइड है, ऑक्सीजन सेटिस्फाइड है, कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट है, ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट। लेकिन CO2, एक CO2 और दूसरे CO2 के बीच में जो अट्रैक्शन होता है वो होता है वॉन-डेर-वाल अट्रैक्शन। कैसा अट्रैक्शन होता है बेटा, वॉन-डेर-वाल अट्रैक्शन। तो इन क्रिस्टल्स में कोई बहुत ज्यादा अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग नहीं होते, ये ध्यान रखना। इन मोलिकुलर क्रिस्टल component molecules bounded with each other, bounded with each other through weak van der Waals attraction. फोर्सेस, हालांकि सॉलिड होते हैं
लेकिन मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन नहीं होता है, ये ध्यान रखना। ये हमारे पास होते हैं मोलिकुलर क्रिस्टल। दूसरे क्रिस्टल आपको कौन से लिखवाए थे? एटॉमिक क्रिस्टल। दूसरे क्रिस्टल कौन से थे बेटा? एटॉमिक क्रिस्टल। एटॉमिक क्रिस्टल का क्या एग्जाम्पल बताओ जिसमें कंपोनेंट एटम हो? आप बताओ एटॉमिक क्रिस्टल का एग्जाम्पल बताओ बेटे, कौन बताएगा? नहीं, वो तो फिर मेटल्स अगर होंगे तो वो मेटलिक क्रिस्टल हो जाएंगे। एटॉमिक क्रिस्टल का एग्जाम्पल बताओ। इसमें कंपोनेंट क्या होने चाहिए बेटा? एटम्स होने चाहिए, ध्यान रखना। कंपोनेंट क्या होने चाहिए? एटम्स होने चाहिए। बोलो। यहाँ पे मैंने SiO2 हटा दिया है। SiO2 एक्चुअली मॉलिक्यूलर क्रिस्टल नहीं है, एटम्स उसमें बाउंड होते हैं। हाँ जी, तो एटॉमिक क्रिस्टल जो होते हैं उनको हम कोवेलेंट क्रिस्टल भी कहते हैं। समझाता हूँ अभी क्या कहते हैं बेटा? कोवेलेंट क्रिस्टल भी कहते हैं। क्या होते हैं एटॉमिक क्रिस्टल? इसमें ऐसे क्रिस्टल जिनमें कंपोनेंट्स क्या हो बेटा? एटम्स। ठीक है, लाइक डायमंड। डायमंड में कंपोनेंट क्या होते हैं? डायमंड में कंपोनेंट क्या होते हैं? सारे के सारे कार्बन एटम्स होते हैं, समझ गए? ग्रेफाइट, ठीक है, SiO2, सिलिकॉन कार्बाइड वगैरह वगैरह, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? एटॉमिक क्रिस्टल। डायमंड में सारे के सारे कंपोनेंट क्या हैं? कार्बन एटम्स। ग्रेफाइट में भी सारे के सारे कंपोनेंट क्या हैं? कार्बन एटम्स। SiO2 का क्रिस्टल कैसा होता है? इसमें सिलिकॉन होता है, चारों तरफ ऑक्सीजन के साथ बाउंड होता है, तो एटम से एटम बाउंड, फिर ये आगे सिलिकॉन से बाउंड होता है, ये ऑक्सीजन से बाउंड होता है। बात समझ में? डिटेल में पढ़ाएंगे आपको इसको आगे, ठीक है। फिर ये आगे सिलिकॉन से बाउंड होता है, फिर ये आगे सिलिकॉन से बाउंड होता है, इनके बीच में ऑक्सीजन। तो कंपोनेंट जो है वो क्या है बेटा? एटम्स। अलग अलग तरह के एटम से, सिलिकॉन भी है और ऑक्सीजन। क्या बात समझ पा रहे हैं? क्या बात समझ पा रहे हैं? बोलो। डायमंड में क्या होता है? एक कार्बन एटम जो होता है वो चारों तरफ अपने 4 कार्बन एटम से कनेक्ट होता है, ये भी 4 कार्बन एटम से कनेक्ट होगा, ये भी फर्दर 4 कार्बन एटम से कनेक्ट होगा। तो इस तरह से आप फैलाते जाएं कार्बन कार्बन, हर कार्बन, each carbon surrounded by 4 another carbon atom and bounded through covalent. That's why we say either atomic crystal or covalent crystal. मतलब एटम्स के बीच में जो बॉन्ड होता है वो क्या होता है बेटा? कौन सा बॉन्ड होता है? कोवेलेंट बॉन्ड होता है, इसलिए हम इन क्रिस्टल्स को कोवेलेंट क्रिस्टल्स भी बोलते हैं। सिलिकॉन कार्बाइड का क्रिस्टल डायमंड की तरह होता है, ऑल्टरनेट पोजीशन पे सिलिकॉन और कार्बन प्रेजेंट, ठीक है। वो मैं आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बताऊंगा आगे सारी। तो ये सारे हमारे पास हैं एटॉमिक क्रिस्टल और कोवेलेंट क्रिस्टल। कंपोनेंट कौन से हो गए? एटम्स। फॉर एग्जांपल क्या है इसके? डायमंड हो गए, ग्रेफाइट हो गए, SiO2, SiC वगैरह वगैरह, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे देखिए आप, इन एटॉमिक क्रिस्टल्स atoms are bounded with each other through covalent bond. एटम एक दूसरे के साथ किससे बाउंड होते हैं बेटा? कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू बाउंड होते हैं, ठीक है। राजशेखर तुम कहाँ हो? मिस्टर राजशेखर, वेयर आर यू? यस, यही हो ना? जगे हुए हो, सो तो नहीं गए? हिमालय गए हैं? नहीं, राजशेखर यही है। राजशेखर का रिप्लाई आ रहा है, इज एक्टिव स्टूडेंट। चलिए, तो एटॉमिक क्रिस्टल में क्या होता है बेटा? कंपोनेंट एटम्स होते हैं, ये एटम एक दूसरे के साथ कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू बाउंड होते हैं। थर्ड नंबर पे आते हैं मेटेलिक क्रिस्टल्स। ठीक है, कंपोनेंट क्या होते हैं बेटा? पता ही होगा, कंपोनेंट्स आर मेटल एटम्स। कंपोनेंट्स क्या होते हैं? मेटल एटम्स होते हैं। मेटल एटम्स
बाउंडेड विद each other through metallic bond. ठीक है, अब ये मेटेलिक बॉन्ड कैसा होता है भाई? मेटेलिक बॉन्ड कैसा होता है ये आपको पता होना चाहिए ना। मेटल एटम्स के बीच में बॉन्डिंग कैसे होती है? क्या वहां इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है? क्या वहां इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है? क्या इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है? पता नहीं। सुनो ध्यान से, मेटेलिक बॉन्ड को एक्सप्लेन करने के लिए ना 3 अलग अलग थ्योरी दी गई है। 3 डिफरेंट थ्योरीज। given to explain nature of metallic bond। कौन कौन सी थ्योरी दी गई है? पहली थ्योरी दी गई है इलेक्ट्रॉन पूल थ्योरी। दूसरी थ्योरी दी गई है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और तीसरी थ्योरी दी गई है बैंड थ्योरी। बैंड थ्योरी का बेस है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जो आपने 11th क्लास में पढ़ा। समझ गए? मेटल एटम्स के बीच में मेटेलिक बॉन्ड होते हैं। मेटेलिक बॉन्ड को एक्सप्लेन करने के लिए 3 अलग अलग थ्योरी दी गई। कोई भी थ्योरी मेटेलिक बॉन्ड को कंप्लीटली एक्सप्लेन नहीं करती। हर थ्योरी के अपने पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एस्पेक्ट्स हैं। कोई भी थ्योरी मेटेलिक बॉन्ड को पूरी तरह से एक्सप्लेन नहीं करती है। समझ गए? वीबीटी और बैंड थ्योरी अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा आइडिया मैं आपको इलेक्ट्रॉन पूल थ्योरी के बारे में देंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पूल थ्योरी क्या कहती है कि जो मेटल एटम्स होते हैं ना, मेटल किसको कहते हैं? जो इलेक्ट्रॉन रिलीज करें। इलेक्ट्रॉन पूल थ्योरी क्या कहती है कि जो मेटल एटम्स होते हैं वो मेटल एटम्स अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं। अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं तो उन पर कैसा चार्ज आता है? बोलो बच्चों, जब वो अपने इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे तो उन पर कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा नहीं आएगा? बताओ। तो मेटल एटम्स क्या करते हैं बेटा? अपने इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, उन पर कैसा चार्ज आ जाता है? पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ऐसा होता है मेटेलिक क्रिस्टल में। कौन सी थ्योरी कहती है? इलेक्ट्रॉन पूल थ्योरी। ऐसा होता है मेटेलिक क्रिस्टल कि मेटल एटम्स अपने इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देते हैं और इलेक्ट्रॉन रिलीज करके वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाते हैं और इस तरह से बहुत सारे कैटायंस बनते हैं। ऐसा होता है मेटल एटम्स। कौन सी थ्योरी कह रही है? तो हमें कहना है इलेक्ट्रॉन पूल थ्योरी। अब इलेक्ट्रॉन कहाँ जाते हैं? वो इलेक्ट्रॉन यही क्रिस्टल में अपने आप को फैलाए हुए रहते हैं और इस नेगेटिव चार्ज के बीच कैटायंस अपने आप को बाउंड किए हुए रहते हैं। मेरी बात आप समझ रहे हैं? तो ये इलेक्ट्रॉनों का एक पूल जैसा बन जाता है जिसमें कैटायंस अपने आप को बाउंड किए हुए रहते हैं। ये बात कहती है इलेक्ट्रॉन पूल। ये हमारे सिलेबस में नहीं है, बट थोड़ा आइडिया आपको होना चाहिए। समझ गए? तो मेटल तो किसमें कन्वर्ट हो गए? कैटायन में। मेटल होते ही क्या है? जो इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन पूल थ्योरी कहती है कि मेटल एटम जो क्रिस्टल में होते हैं ना, वो अपने इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं तो कैटायन में कन्वर्ट हो जाते हैं। खुद तो कैटायन में कन्वर्ट हो जाते हैं और वो अपने चारों तरफ जो उन्होंने इलेक्ट्रॉन रिलीज के जो इलेक्ट्रॉनिक पूल है उसके साथ अपने आप को बाउंड किए हुए हैं। इलेक्ट्रॉनिक पूल कैसा हो गया? नेगेटिवली चार्ज। और मेटल कैटायन कैसा होता है? पॉजिटिवली चार्ज। तो अपने आप को उस इलेक्ट्रॉनिक पूल में अपने आप को बाउंड किए हुए रहते हैं। ये होती है इलेक्ट्रॉन पूल थ्योरी। समझ गए? डिटेल में अपन लोगों को नहीं पढ़ना है, राइट? एक आइडिया मैंने आपको दिया है। एक मेटेलिक बॉन्ड को हर तरह से एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता किसी एक थ्योरी के बेसिस पे। अलग अलग थ्योरी अलग अलग प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करती है। जैसे कंडक्टिविटी को ये थ्योरी अच्छे से एक्सप्लेन करती है कि मेटल इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कंडक्शन करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक पूल में, मेटल क्रिस्टल के इलेक्ट्रॉनिक पूल में फ्री इलेक्ट्रॉन है और फ्री इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की वजह से इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन वो आसानी से कर पाते हैं। लेकिन हर प्रॉपर्टी मेटल की ये थ्योरी एक्सप्लेन नहीं करती। कुछ प्रॉपर्टीज वीबीटी एक्सप्लेन करती है, कुछ प्रॉपर्टीज बैंड थ्योरी एक्सप्लेन करती है, लेकिन इनको अपन को डिटेल में नहीं लेना है, ये ध्यान रखना। ठीक है? तो मेटेलिक क्रिस्टल की हम बात करें। मेटेलिक क्रिस्टल में क्या है बेटा? कंपोनेंट क्या होते हैं? मेटल एटम्स होते हैं। मेटल एटम्स एक दूसरे के साथ मेटेलिक बॉन्ड के थ्रू बाउंड होते हैं। मेटेलिक बॉन्ड को एक्सप्लेन करने के लिए अलग अलग थ्योरीज दी गई हैं, लेकिन कोई भी थ्योरी मेटेलिक क्रिस्टल में बाउंडेशन को 100% सेटिस्फैक्टरी तरीके से एक्सप्लेन नहीं करती। ये ध्यान रखना। क्लियर है?
इसको अपन को नहीं पढ़ना है, अलग अलग थ्योरीज को अपन को नहीं पढ़ना है, थोड़ा सा एक आइडिया मैंने आपको दिया है इलेक्ट्रॉन पूल थ्योरी के बारे में। ठीक है बेटे, ये हो गए मेटालिक क्रिस्टल्स। अब हमारे पास आते हैं इसके बाद आयोनिक क्रिस्टल्स। इसके बाद कौन से क्रिस्टल्स आते हैं बेटा अपने पास? आयोनिक क्रिस्टल्स। नाम से पता चल रहा होगा कंपोनेंट्स क्या होंगे बेटा? बैंड थ्योरी, बैंड थ्योरी, बॉन्ड थ्योरी नहीं, बैंड थ्योरी। नाम उसका बैंड थ्योरी है, ये ध्यान रखना। आयनिक क्रिस्टल्स, तो इसमें जो कंपोनेंट्स होते हैं वो होते हैं कैटायंस एंड एनायंस। और कैटायंस और एनायंस के बीच में, कैटायंस और एनायंस के बीच में कौन सा फोर्स होता है बेटा? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, तो कैटायंस एंड एनायंस are bounded through strong electrostatic attraction। थोड़ा सा बोर हो रहे होंगे, है ना? बोर हो रहे हो ना? थोड़ा थ्योरी है, बस अभी खत्म हो रही है। ठीक है, थ्रू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। अब ये जो आयनिक क्रिस्टल है, इसमें कैटायन और एनायन के बीच में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है, जिसको हम आयनिक बॉन्ड भी कहते हैं, है ना? आप सुनो ध्यान से। अब इसमें दो तरह के एबी टाइप क्रिस्टल्स, एबी टाइप आयनिक क्रिस्टल्स, और दूसरे हैं AB2 और A2B टाइप आयोनिक क्रिस्टल्स, जो हम लोगों को पढ़ने हैं। होने को तो और भी हो सकते हैं, हम लोगों को जो पढ़ने में उसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, एबी टाइप आयनिक क्रिस्टल क्या होता है बेटा? जिसमें कैटायन और एनायन जो होते हैं ना, उनका रेशो होता है 1:1। लाइक एग्जाम्पल देखो, इसके एग्जाम्पल देखो, NaCl, रॉक साल्ट कह लो,